नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं IND24 का सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हम बात करने वाले हैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल गिरफ्तार हो गए हैं। आज भारत को 3 युद्धपोत की सौगात मिली है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत का बयान देशद्रोह बताया है। केजरीवाल पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब चलेगा। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले आज हुए हैं मध्य प्रदेश के लिए। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा UCC। मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी पर मेटा ने माफी मांगी है। कुंभ को लेकर लिखा स्टीव जॉब्स का खत 4 करोड़ 32 लाख में नीलाम हुआ। औली में सीजन की चौथी बर्फबारी देखी गई। लॉस एंजलिस में आग का तांडव नहीं थम रहा है। तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप INS सूरत डिस्ट्रॉयर, INS नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और INS वाघशीर सबमरीन को राष्ट्र को आज समर्पित किया। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनके इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तीनों मेड इन इंडिया है। आगे पीएम मोदी ने कहा, आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। नीलगिरी चोल वंश के सामुद्रिक सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस वक्त की याद दिलाता है जब गुजरात को पोर्ट के जरिए वेस्ट एशिया से जुड़ा था। आज वाघशीर सबमरीन की भी कमीशनिंग हो रही है। कुछ साल पहले P-75 क्लास के पहली सबमरीन की कमीशनिंग का मौका मिला था। आज इस क्लास की 6ठी सबमरीन समर्पित कर रहा हूं। तो आज देश को 3 युद्धपोत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है। और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी
इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि मोहन भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को ये बताते रहते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वे देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये कमेंट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। राहुल ने कहा कि भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। दरअसल भागवत ने 13 जनवरी को इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली है। Today, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जहां गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ईडी ने पिछले साल पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को आरोपी बनाया था। ईडी को यह मंजूरी ऐसे समय मिली है जब दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 11 जनवरी को ईडी को शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे समय में जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में एलजी की दी गई ये परमिशन के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल ईडी ने ट्रायल कोर्ट में 7वीं चार्जशीट दायर की थी, उसके बाद केस चलाने की परमिशन मांगी गई थी। ये कार्रवाई की प्रक्रिया का हिस्सा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के लिए कहा था।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई। इसमें अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में गरीब कल्याण मिशन को कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है। साल 2028 तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब सरकारी भवनों के लिए भी लागू होगी। इसमें सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तय हुआ है कि जिला स्तर पर 20 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों को शामिल करते हुए निविदा के माध्यम से ये काम किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर यह काम होगा और जिसे ये काम दिया जाएगा वे 25 वर्ष तक सोलर रूफटॉप संयंत्र की देखरेख करेगा। इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया है। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। इस बैठक में गरीब कल्याण मिशन को मंजूरी मिल गई है। साल 2028 तक गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा करेंगे और 24-25 फरवरी को जो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है, उसमें इंग्लैंड और जर्मनी के साथ जापान भी हमारा पार्टनर रहेगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मध्य प्रदेश में होने की संभावना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ग्वालियर में हर साल जो व्यवसायिक मेला लगता है, उसी प्रकार उज्जैन में भी विक्रमोत्सव होता है। वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स को कर में 50% की छूट दी गई है। वह भी मेले के आकर्षण का केंद्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि मकर संक्रांति सारे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मने। वैसे तो हमेशा ही मनती, पर इस बार उन्होंने सारे माननीय विधायक गणों से और जिलाध्यक्षों से बात कर आग्रह पूर्वक मकर संक्रांति मनाने का आग्रह किया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मध्य प्रदेश में कई रीजन में मकर संक्रांति बहुत ज़्यादा धूम नहीं थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मकर संक्रांति मनाई गई, पतंग उड़ाई गई, गिल्ली डंडे खेले गए। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन हैं, इन 4 मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई है और उसमें सभी बिंदुओं को छुआ गया, उसके बारे में भी आप जानकारी देंगे। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है, उसके लिए इन्वेस्टर को उचित अवसर मिले और बहुत इजी तरीके से वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, इसलिए सारे विभागों को निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करें। साधारणतः होता है कि लोग एमयू कर लेते हैं, उसके बाद उनके चप्पल जूते घिसते रहते हैं। एक बार आ जाए, आने के बाद उनके जितने भी काम हैं वो जल्दी हो जाए। इसे सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपनी नीति में परिवर्तित करना हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले अपनी नीतियों में परिवर्तित करें। अगली खबर यूसीसी से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीखों की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित तारीख का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार के लिए इस महीने 3 शुभ काम होने वाले हैं, जिसमें पहला काम 25 जनवरी को निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे। दूसरा काम प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का होगा। तीसरा काम 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये संकेत दिए हैं, जनवरी में प्रदेश के लिए दिन शुभ काम होंगे, इस तरह से उन्होंने कहा। तो चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी और शराब घोटाले को लेकर यह बड़ी खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी। सुबह से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी। ईडी ने दावा किया था शराब घोटाले के पुख्ता सबूत होने का लखमा के पास। और ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। लखमा को अब कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है ईडी। सुबह से पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी कवासी लखमा की। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर यह बड़ी खबर है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार हुए। सुबह से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी। शराब घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा था। पूछताछ के बाद लखमा की गिरफ्तारी हुई है। लखमा को अब कोर्ट ले जाने की तैयारी है। कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा भी गिरफ्तार हुए। ईडी ने दावा किया था शराब घोटाले मामले के पुख्ता सबूत होने का। लखमा के घर छापामार कार्रवाई में सबूत बरामद किए थे ईडी ने। लगातार पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी ईडी ने की है। अब कोर्ट ले जाने की तैयारी। हालांकि गिरफ्तारी की तलवार तो पहले से ही लटक रही थी लखमा के ऊपर और अब सुबह से पूछताछ के बाद ईडी ने लखमा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। लखमा को कोर्ट ले जाने की तैयारी है। आबकारी विभाग में जिन उन दस्तावेजों पर फोकस किया जाएगा। आबकारी विभाग में जिन दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा घोटाला किया गया है, क्योंकि सारे दस्तावेजों में कवासी लखमा के साइन मिले हैं, उनके सिग्नेचर्स मिले हैं। तो यही कारण है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब जितने भी दस्तावेज है जिस पर कवासी लखमा के सिग्नेचर्स हैं उन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा और उसे एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उसके आधार पर जो ईडी है उन्होंने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है और इस पर और भी ज्यादा सख्त तरीके से जो जांच है वो की जाएगी। तो जल्द ही कवासी लखमा को कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई के लिए भी ईडी पूरी तरीके से तैयार है। कई और नामों के खुलासे की भी संभावना है निधि इस पूरे मामले में। जिस तरह से कवासी लखमा पर गिरफ्तारी की तलवार तो पहले से ही लटक रही थी। जिस दिन ईडी ने यह दावा किया था कि उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, पूछताछ की जा रही थी, आज गिरफ्तारी हो गई है और भी खुलासे इस मामले में संभव है। बिल्कुल प्रश्नता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको जिक्र किया कि दस्तावेजों सभी दस्तावेजों पर जिसपे ये क्लेम किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में बड़ा शराब घोटाला हुआ है, कुल 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा है। उन सारे दस्तावेजों पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सिग्नेचर्स मिले, उनके हस्ताक्षर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रूफ को जो ईडी है वो एक तरीके से साथ में लेकर चल रही है और ये सारे दस्तावेज उन्होंने क्यों किए हैं इसका भी जवाब जो है ईडी ने मांगा होगा और कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब जो कवासी लखमा है वो देने में सक्षम नहीं होंगे या दे नहीं पा रहे होंगे। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिरफ्तारी इसी बेस पर हुई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनका जो बेटा है हरीश लखमा, उसे भी गिरफ्तार किया गया है और सूत्रों के अनुसार लखमा को शाम तक कोर्ट में पेश करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। फिलहाल इस वक्त की पृष्ठता ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वाणिज्य और आबकारी मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा, एक बड़ा विभाग उन्होंने संभाला है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके की प्रक्रियाएं सामने आती है तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं। बिल्कुल, इस मामले में और भी खुलासों की संभावना है, लेकिन ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है निधि की आने वाले समय में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में और पूरी सियासत इसी ओर केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार
ये पूछताछ को लेकर हो या कवासी लखमा का नाम आना हो, इस मामले में सरकार पर ये आरोप लगाता हुआ आया है कि ये सिर्फ षड्यंत्र है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईडी को कुछ तो मिला होगा जिस पर ये गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल प्रशिद्धा, जिस तरीके से लगातार अगर विपक्ष की बात करूं तो जब जब उनके लोगों पर ईडी अपना फोकस करती है या उनकी जांच पड़ताल करती है तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष है वो सीधे सत्ता पक्ष यानी कि सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जितनी भी संवैधानिक संस्था है उसे एक तरीके से जो बीजेपी है वो हाईजैक कर चुकी है और वो हाईजैक करने के बाद उन सारे संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग जो है वो भाजपा करती है। और इस बार भी जब कवासी लखमा की अगर मैं बात करूं वो गिरफ्तार हुए हैं, ईडी ने कुछ तो सबूतों के बिहाफ पे उन्हें गिरफ्तार किया होगा। इस मामले में पूरी सच्चाई है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईडी ने सीधे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और तत्काल रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 बार वो ईडी दफ्तर जा चुके हैं, 8-8 घंटे की पूछताछ चल चुकी है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद आज का जो दिन था वो तीसरा दिन था और आज के तीसरे दिन भी सुबह से जो पूछताछ थी वो जारी रही है। तो पूछताछ के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया गया, यानी कि ईडी के सम्मन का आज तीसरा दिन था, तीसरी बार का दिन था जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। बेटे हरीश लखमा का जो नाम है वो बार बार सामने आता था और यही कारण था कि इस पूरे मामले में उनकी भी संलिप्तता जो है वो ईडी ने पाई, ईडी के अधिकारियों ने पाई। इसी कारण से उनके बेटे हरीश लखमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखने वाली बात होगी प्रिशिता कि अब कोर्ट में किस तरीके से जो ईडी है वो अपनी बातें रखती है और जो आबकारी मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और किस तरीके के दस्तावेज ईडी जो है वो कोर्ट में पेश करेगी जिसके बिहाफ पे कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। ये अभी देखने वाली बात होगी। इस पे अभी फिलहाल प्रश्न चिन्ह लगा गया है कि आखिर किस सबूत के आधार पर कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में लखमा की गिरफ्तारी हो गई है, अब उन्हें कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में तय बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।